सभापति जी, सबसे पहले मैं आपका आभारी हूँ कि ये मौका आपने मुझे दिया और अपनी बात रखने के लिए मुझे एक बहुत बड़ा समय मैं समझता हूँ। और जो बातें हम कहने जाते हैं शायद जरा बड़े गौर से सभी अगर सुनेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं सदन को भी चंद फैक्ट्स बताना चाहता हूँ ताकि दूसरे लोग भी इसके बारे में समझें। मैं नहीं समझता कि उनको समझ में नहीं आती, ऐसा नहीं है कि कभी कभी गलतफहमी होती है तो उस वक्त ये गड़बड़ी मस्ती है। तो अपनी बात आरंभ करने से पहले मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ मेला। ये देखो, ये मेरा अंदाज। ये सर, नहीं, ये गलत है तो आप बताइए सर। ये देखो, उसीलिए बोला ये गलत है, ये मेरा अंदाज है। अगर ये सच नहीं है तो आप बताइए क्या सच है। नहीं, सर, आधुनिक भारत के महान आर्थिक शिल्पी डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और जो लोग बिना कारण मारे गए हैं। If you yield, he wants to say something. No. So, no. Honorable leader of the opposition is not yielding. Sir, no. No, I am not claiming it. That exactly what numbers. I am asking you, you declare. If I am false, if I am wrong, I am ready to do it. No, let the leader come and I don't. Sir, and जो दलित लोग अपनी जान इसमें खोए हैं, जो दलित लोग अपनी जान खोए, जो औरतें जिनको रेप करके मार डाला है, उनको भी मैं इस वक्त श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। सभापति जी, हमारे देश में अभिभाषण की परंपरा। एक सेकंड। नो, आई एम नॉट यील्डिंग सर। नो, यू मे नॉट यील्ड फॉर देम, यील्ड फॉर मी। मैं आपके लिए यील्ड होता हूं, उनके लिए। प्लीज टेक योर सीट। ऑनरेबल मेंबर्स, द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैज इंडिकेटेड अ सिनेरियो using figure to the extent of thousands. I appeal to him as, one second, I appeal to him in this house, whatever is spoken carries great weight. You know it more than I do. Sir, you have spoken something which has benumbed everyone. Thousands. A message from here, even if contradicted, goes to the entire world. With your experience, I am sure it will pain every heart. Sir, can you go to that extent? Sir, thousands you have used. I would appeal to you
I would appeal to you as a senior, one of the senior most leaders of the country, as president of the Congress party, that if you put a figure in thousands, I can only appeal to your conscience. I am in great pain. It is not expected, sir. It is not expected. I would appeal the leadership also. It sends a very bad signal. सर आप I do not know how to react to this. नो To assert in this house, everyone, thousands. सर Sir, एक मिनट I am sure, Honorable Leader of the Opposition will give due consideration to my very fervent, passionate appeal that coming as it अरे does from सुनिए you. तो सुनिए मेरा भी Sir, go ahead. एक मिनट सर ठीक है मैं थाउजेंड्स बोला इसीलिए मैं इस अंदाज से नहीं बोला किसी को ब्लेम करने के लिए लेकिन वहां हुआ कितना कितने लोग मरे कम से कम वो इंफॉर्मेशन दे दो अगर मैं गलत हूं ठीक है मैं आपसे माफी मांग लूंगा गलत है तो अगर है कितने लोगों का देहांत हो रहा कितने लोग मरे कितने लोग अभी भी लापता है ये करना चाहिए This is a very sad moment. सर No, it's a very sad moment. I would expect you, sir, to on your own withdraw this statement. Withdraw this statement. It will help everyone. What message are we sending? Please allow him to speak. Please allow him to speak. Very painful, sir. आप आंकड़े बता दीजिए ओके I appeal to you. I appeal to your good sense. राष्ट्रपति जी I appeal to हमारी your good संसद sense. का अभिनंदन है Please don't do it. और हम सभी Don't do it. उनका सम्मान करते हैं Persuade him. इस अभिभाषण में सरकार के उनके मुंह से जो बातें कहलाई हैं उसमें कुछ नई बातें नहीं है From this theater, we are मैंने पूरा अभिभाषण सुना thousands of years. सरकार की तरह जो 11 साल से पानी पर लकीर सीटे यह अभिभाषण उसी कड़ी हिस्सा का है इसमें कई विफलताओं को भी सफलता के रूप में बताया गया है सबका साथ सबका विकास ये हमारे अभिभाषण में है कम से कम इसमें से मैं बता सकता हूं कि किसका साथ कौन कौन साथ आपको दिए और किन किन का विश्वास आपने पाया तो इसको मैं आपसे उनका उत्तर चाहूंगा कि आपके तरफ से जब कभी भी वो उत्तर देंगे तो कौन देंगे अभी पता नहीं है देने वाले कोई भी हो वो इस मौके पे देंगे सर बीजेपी सरकार बनी तो दावा की सबका साथ सबका विकास होगा बाद में एक साल बाद फिर शब्द जोड़े गए और 2 शब्द आ गए नए उसमें सबका विश्वास अब सबका प्रयास तो 4 शब्द जुड़ गए उसको तो मैं पहले तो सबका साथ सबका विकास इस पे कंसंट्रेट करूंगा फिर उसके बाद सबका विश्वास और सबका प्रयास इस पे बोलूंगा फिर उसके बाद जय बापू जय भीम जय संविधान उस पे बोलूंगा बस इतना ही इसके लिए तो आप मुझे जो भी हाँ इजाज़त देंगे या मेरी बात सुनेंगे सर जितने भी उन्होंने वायदे किए वो सब खोखले निकले एक भी मेरे को ताजुब हुआ साहब जो प्रपोजर और सेकेंडर को यहाँ पर
उन्होंने जो कहने के लिए मौका दिया, ठीक है आप किसको भी दे सकते हैं, लेकिन उनके पार्टी के कोई भी नहीं है। दोनों को उन्होंने बोलने के लिए अभी अभी मौका दिया। यह अच्छा बात है, जो नए लोग आते हैं उनको बोलने के लिए मौका दिया, इसीलिए धन्यवाद। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं, जो बाहर से आए हैं उनके लिए। और one second. देश का When the leader of the when the leader of the opposition is speaking, only if he yields, someone can speak, and that will be from this side also, that side. If any member feels देश का hurt, किसान, they can take recourse to rules. You can take recourse to rules. देश का किसान और बेरोजगार आत्महत्या करने पर मजबूर है। बेरोजगारी ने सारी सीमाएं तोड़ दी है। महंगाई ने आम आदमी को उसकी कमर तोड़ दी और गांव देहात के लोगों की हालत तो बदतर हो गई। यह सरकार चंद अमीरों के विकास की गारंटी दी। मैं उसीलिए बोला कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यह सरकार चंद अमीरों के विकास की गारंटी दी है और आम जनता के दुख और मुसीबत इसलिए लगातार बढ़ रहे हैं। अगर आप देश के हित में कुछ बातें बोलते हो तो मैं समझता हूं कि आप सबके लिए कहते हो। अब सबका विकास आप चाहते हो, सिर्फ अदानी का, अंबानी का और किसी दोस्तों का ही विकास नहीं। गरीब जो जमीन पे है, खेत मजदूर है, किसान तो फर ऊपर है, किसान है, इन लोगों के हित में सोचने का छोड़ के सुबह उठते शाम तक यही बातें बोलते रहते हैं। विकास, ये पोर्ट उनको दिया, ये पोर्ट इनको दिया, ये रास्ता इनको दिया, उन्हीं का विकास हो रहा है। गरीबों का कोई विकास नहीं। गरीब मर रहे हैं, इन्फ्लेशन में मर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, इसकी कोई आपका चिंता नहीं। लेकिन आप अब आंकड़ा देता हूं तो ये अमृत काल, सब मैं तो समझता हूं ये अमृत काल है क्या विष काल है, क्योंकि सुसाइड कर रहे हैं किसान। कितने सुसाइड कर रहे हैं? ये 10 साल में 1 लाख लोग सुसाइड कर लिए हैं किसान। 1 लाख 10 साल में। और सबका विकास बोल रहे, किसानों का तो कोई विकास नहीं है। किसान को एमएसपी नहीं है, किसान को डबल आमदनी करने का वायदा किया, ये कुछ भी नहीं है। ये देखो, और ये ग्रोथ नहीं, जॉब भी नहीं, और आज जो हो रहा है सिर्फ बेकारी बढ़ रही है। सर 2013 में मोदी जी सीएम थे गुजरात के, यूपीए सरकार थी यहाँ पर, तब उन्होंने क्या कहा था? फिर कोई इसको छेड़छाड़, मैं उन्हीं के शब्दों में कह रहा हूँ। रुपया अस्पताल में है। जब डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत गिर रही थी, उस वक्त 60 रुपए पे कुछ था, तो उस वक्त आपने क्या कहा था? मोदी जी ने कहा था रुपए अस्पताल में है। हाँ, तेरा बाप का भी मैं ऐसा साथी था, तू क्या बात करता है? उसको लेके घूमा। चुप 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 चुप। Honorable members, honorable members.
सर 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 एक सेकंड नीरज शेखर जी नीरज शेखर नीरज शेखर जी नीरज शेखर नीरज शेखर नीरज शेखर जी नीरज शेखर जी प्लीज 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 एक सेकंड प्लीज 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 नो सर नो सर नो सर नो सर प्लीज परसुएट नीरज शेखर जी टू पीयूष गोयल जी प्लीज परसुएट One second. No, sir. No, sir. प्रमोद तिवारी जी, एक सेकंड, one second. Please take the seat. Please. I am intervening. Please take your seat. 1 second, please. No, Pramod ji, Chandrasekhar ji. Please. Pramod ji, nothing will. 1 second. Pramod ji, former Prime Minister Chandrasekhar ji happens to be one of the tallest leaders this country has ever seen. The respect for Chandrasekhar ji in the country is immeasurable. I would urge all sides. 1 second. Sir, it is second time. 1 second, sir. It is second time. Sir, 1 second. Listen to me. Sir, Honorable Leader of the Opposition, it is second time that I am intervening. First was tarnishing image of the country by using a figure of thousands, and now Chandrasekharji's name being dragged. I am sure two things are there. One, we should have highest respect for people who are not in the world at the moment. Secondly, a former Prime Minister. Sir, one of the tallest, please withdraw this, sir. Sir, play. Sir, you are a senior man. I urge you to withdraw those observations. अरे व्हाट, 1 मिनट में क्लैरिफाई करता हूँ. सर सुनिए आप. 1 second. देखिए, मैं उनको कभी भी मिलता हूँ बड़े आदर के साथ मिलता हूँ. अरे सुनो और मैं I am sure nobody in the house. नो सुनो तो सुनो आप. देखो साहब, हम हमारे सीनियर लीडर थे. हम दोनों साथ में गुलबर्गा में वायलेट 144 के बोल के हम दोनों को अरेस्ट करके जेल में डाले थे. तब हमने देखो कृष्णा कांत, मोहन दारिया, चंद्रशेखर, ये सभी लोग थे. तो इसीलिए बोला आपके पिताजी हमारे साथी है बोले तो एकदम उठे. He is one of the tallest leaders. Sir, चलो. We must have highest respect for one of the tallest leaders in the country. I have great respect, and he was with us in the moment. जन 10 पॉइंट प्रोग्राम चल रहा था तो हमारे साथ थे. सारे देश में उन्होंने घूमा और अपनी बात को बताया. आप बहुत सीनियर नेता हैं, वो आपके साथ नहीं थे, आप उनके साथ थे. Such a tall leader. अरे हमारे साथी थे बोलने तो. Sir, allow him to speak. You see, I appeal to your good sense, sir. Being a very senior person, to your observations. देखो सर, 2013 में मोदी जी सीएम थे और यूपीए सरकार मेंबर कि आपके बाप. We have to have respect तब ये for कहा था. Sir, we have to respect for all our former prime अरे ministers. तुम Sir, please withdraw. Bring down the temperature. Withdraw, sir. सर देखो, रुपया अस्पताल में है, आईसीयू में पड़ा है. कहाँ था? नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका. करेंसी
नहीं गिरती पर हिंदुस्तान का रुपया पतला हो जाता है। ये किसने कहा? मोदी साहब ने कहा। तो अब तो वेंटिलेटर पे है, अब 87 रुपीस गिर रहा है और फिर भी यहाँ तारीफ हो रही, तालियां बजा रहे, बातें बहुत बनाते। अरे पहले की स्थिति भी देखो, आपने क्या कहा, आज आप कह रहे हैं उसकी भी तुलना करो। अब बार बार किसी को इंसल्ट करने के लिए आप ये बातें कहते हैं तो अध्यक्ष जी, अपने चेयरमैन साहब, ये ठीक नहीं है। इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जब कभी भी हम बात करते हैं, जिनसे मिले हैं, जिनसे हमारा वाद विवाद हुआ है, ऐसे लोगों की बात करता हूं। मैं चुप, किसी के लिए अपमान करना ये मेरी आदत नहीं है। सर, ये तो वेंटिलेटर पे रखे हैं। फिर मनमोहन सिंह जी के जमाने में, जो प्रधानमंत्री काल में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8 थी और जबकि बीजेपी राज में आंकड़ा 5.8 पर गिर गया है। लेकिन मानते नहीं, हमेशा अपनी बात जो पहले बोलते हैं उसी पे वो खड़े होते हैं। ठीक है, उनको हक है, वो खड़े होने दो। लेकिन जब तक आपका ग्रोथ नहीं होगा तब तक आप एम्प्लॉयमेंट कैसा क्रिएट करेंगे? जब आपका इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है और आप कोई, आज जितने भी बातें यहाँ पर रखी गई है, मैं बजट पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने राष्ट्रपति भाषण में जो इसमें लिखा है वही मैं बोल रहा हूँ। जो एम्प्लॉयमेंट के बारे में और जो शिक्षा के बारे में सारी चीज़ें जो बोली वो मैं कह रहा हूँ। तो सर, ये एक तरफ है और 11 साल में इन्होंने पहले तो इतना अपमान किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। किसी ने कहा भाई वो रेनकोट डाल के नहाते हैं, किसी ने कहा ये चुप्पी साधते हैं, बात ही नहीं करते हैं, गूंगे हैं, ये कहा। किसी ने ये भी कहा अरे ये बड़े बड़े लोग उधर से आए तो क्या कहे कि एक मनमोहन सिंह जी नहीं, ये खुद उनको हुकूमत चलाने नहीं आती और कोई लोग चला रहे हैं। ऐसे ऐसी बातें अपमानजनक की, लेकिन मनमोहन सिंह जी सहन किए देश के भलाई के लिए और सबके भलाई के लिए। उन्होंने मौन नहीं तोड़ा। कभी मोनी बाबा बोले, कभी मोनी बाबा बोले। तो ये आदत, अपमान करने की आदत ये लोगों को है, लेकिन हम अपमान सहने वाले। जो मनमोहन सिंह जी किए वो खामोशी से किए, बकबक के नहीं किए। वो बात जो भी की है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी गुस्से में आते हमारा कौन, जयराम रमेश, मैं बोलता हूँ अरे भाई ये दूसरे लोगों ये बात आपने बहुत सही कही कि जयराम गुस्से में होता है, ये बहुत सही बात कही। नहीं, मैं ये बोला, आपके तरफ से भी बोला, क्योंकि आप हमारे में ही आते हैं शूद्रों में, आप उधर नहीं जा सकते। तो इसलिए मैं उनको बोला भाई अपना 100 बकना ये बम्मन का 1 लिखना बराबर है बोला। तो ये क्योंकि आपको मानना पड़ता साहब, क्योंकि आप हमारे कैटेगरी में आते हैं। और ये मनुस्मृति जो है आपको कोई सहूलत नहीं दी, इसमें सिर्फ उधर के लोगों को सहूलत दी। आप पढ़े साहब क्या मनुस्मृति? मैं ये 4-5 ये करा हूं, मैं दे देता हूं। हाँ, अरे तुम्हारे लोगों ने लिखी हुई, अरे तुम्हारे लोगों ने लिखी हुई है। अरे चुप बैठो, बैठो भाई। हाँ सर,
इसीलिए मैं ये कहूंगा If you can, सर, मैं और मेरी को तो सर ये देखिए सर, देखिए मैं एक शेयर करूं। जमाना जानता है किसका दामन चाक कितना है। जमाना जानता है किसका दामन चाक कितना है। तेरे बदनाम करने से कोई बदनाम क्या होगा, तेरे बदनाम करने से कोई बदनाम क्या होगा। तुम्हारे चाहने वाले मुबारक हो तुम्हें, लेकिन जो हमने कर दिया तो तुमसे काम क्या होगा। यह मनमोहन सिंह जो किए वो करने का तुम्हारे हाथ से नहीं होता, लेकिन तुम बदनाम करने की कोशिश कर रहे। बहुत से बातें बोलते रहे, लेकिन आप ये हो गया आपका सबका साथ सबका विकास का मॉडल। एक तो विनाशकारी है, नोटबंदी का हो और खराब तरीके से जीएसटी लागू करने का हो, या कोविड का 19 महामारी का मिसमैनेजमेंट हो, जिसमें देश तबाही के मुंह में खड़ा कर दिया था। तो ऐसी चीजें हो गई है, उसको मान लो, लेकिन एक तरफ लोगों को इतना धोखा देते हो, दूसरे तरफ अपनी वाहवाह कर लेते हो। सर, पढ़े लिखे नौजवान साथी हमारे देश में इतने हैं, वो सब बेकार हैं, अनएम्प्लॉयड है, उनको नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, सर, सरकारी नौकरियों में कुल अभी भी 35-40 लाख वैकेंसीज खाली है। वो भर्ती क्यों नहीं कर रहे? ये देखिए, तो ये सबका विकास अगर करना है, ये 30-40 लाख वैकेंसीज भर्ती करो गवर्नमेंट में, जो रेल में, पोस्ट में, टीचर्स में, केंद्रीय विद्यालय में करो, ताकि शेड्यूल कास्ट के बच्चों का रिक्रूटमेंट नहीं होना। इसीलिए आप लोग रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे, वैकेंसीज नहीं बढ़ रहे। और आपने तो बहुत बोला कि हर साल 2 करोड़ नौकरी, अब तो 21 करोड़ 22 करोड़ देना था। कहाँ है? अगर मैं आप झूठ है बोलूंगा, आप असत्य हो बोलते हैं, तो आप एकदम उठते हो। ये तो सत्य है ना। तो ये सर, इनके पिछले बजट में भी इन्होंने ये कहा था 500 अच्छे कंपनियों को, हमारे युवाओं को स्टाइफंड देकर वहाँ पर उनको भेजेंगे और वहाँ पर नौकरी दिलाएंगे। और दूसरा इनका ये था कि खेती को ये हमेशा नंबर 1 बोलते हैं, इंजन नंबर 1। ये मोदी साहब के वर्ड है, मेरे नहीं है। इंजन नंबर 1, लेकिन इस बजट में इंजन नंबर 1 को क्या दिए? किसान को कितना दिए? क्या जो आज डिमांड कर रहे हो वो मिला उनको? साहब, झूठे वायदे मत करो, कम करो वायदे, लेकिन ज्यादा इंप्लीमेंट करो। वो छोड़ के आप वोट खींचने के लिए कहाँ गए? वो तकरीर अलग करने का। तकरीरों से पेट नहीं भरता साहब, या डुबकी मारने से भी पेट नहीं भरता। पेट जो भरता है राशन से। और आपको एक उदाहरण देता हूं सर, मैं आपको उदाहरण देता हूं।
जो महात्मा बुद्ध वो उपवास किए, बहुत दिन उपवास किए गया में। उपवास के बाद उनको लगा कि कोई प्रयोजन नहीं है, तो बहुत कि इतना जीर्ण हो गए। आखिरी में किसी महिला ने, सुजाता बोली, उन्होंने जो उनको खीर ला के दी, एक बार दो बार उन्होंने तो नकारा, लेकिन तीसरी बार उन्होंने उसको स्वीकारा। स्वीकारने के बाद थोड़ा वो सुधार गए। सुधार जाने के बाद उन्होंने ये कहा, मनुष्य के जीने के लिए ये अन्न अवश्य है, और जब अन्न खाता है तभी उसके शरीर के पूरे पार्ट्स काम करते हैं। तभी उन्होंने तब से अन्न स्वीकार करना शुरू किया और लोगों को बोलने किया, जो सत्यता है उसी को आप स्वीकार करो, जो असत्य बातें हैं, जो ये जो अंधश्रद्धा है, इसको छोड़िए। अन्न से, अन्न खाने से आदमी को शरीर ये मिलता, प्रोत्साहन मिलता, प्रोटीन मिलता है, वो आदमी बनता। वैसा ही ये तो एक्सपेरिमेंट करके बोलने के बाद सभी लोग, उनके फॉलोअर्स वो शुरू किए। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पेट के लिए खाना देना ये ज़रूरी है। इसीलिए मैं जब 1 लाख की बात किया कि 10 साल में इतने बढ़ गए, साहब ये मेरे आंकड़े नहीं, NCRB के आंकड़े हैं। 10 साल 2014 से लेकर अब तक 1 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली है। कौन जिम्मेदार है साहब? उनका विकास क्या मरने के बाद होता? तो ये है। और क्रेडिट लिमिट बढ़ाने से क्या होगा साहब? कर्जा बढ़ जाएगा। तुम्हारी क्या मदद होगी? तुम्हारी सब्सिडी कहाँ है? तुम्हारी MSP कहाँ है? तुम्हारा फर्टिलाइजर सब्सिडी ज्यादा करने का कहाँ है? तुम्हारे इक्विपमेंट को छूट देने का कहाँ है? सब गब्बर सिंह टैक्स भी उसके ऊपर लगाते हो और दूसरे तरफ बोलते हो किसान का मैं बहुत बड़ा। साहब किसान के वो दुख दर्द नहीं समझते, जो आप समझते हैं मोदी साहब नहीं समझते। आप किसान फैमिली से आए हैं, आपको वो दुख और दर्द हल कैसा पकड़ना, किस वक्त खुरपी लेना, बोना कब और बीज, तो नहीं कम से कम देखिए, कम से कम वो जानते हैं। हल नहीं भी पकड़े तो पकड़ने वालों के साथ रह के देखे हैं, अपना काम तो किया है। खुरपी से कम औरतें जो ये निकालती है कसवट, वो भी देखे हैं वो, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं देखे सिवाय रेलवे डब्बे में चाय कैसा दे देते हैं, वो अलबत्ता वो देखे। छूट MSME सर MSME सेक्टर में का ये इंजन नंबर 2 और ये क्या है, ये भी बैकबोन है कहा MSME सेक्टर, सेकंड बैकबोन। लेकिन इसका हालत क्या होगा? 4 महीने में 12,000 MSC बंद हुए हैं। ये आप ही के आंकड़े हैं, मेरे नहीं, जो अपने इससे मिलते हैं, हाँ उससे हमने लिया है। तो हाँ CMI अरे माइक्रो ठीक है, आपके दृष्टि से नहीं है, मेरे दृष्टि से है, ठीक है आप बोल लो। सर एक बार हो गया, 2 बार हो गया, लगातार इस तरह से डिस्कस करना। अरे क्या तरीका वो बार-बार डिस्टर्ब करते हैं, आप उनको निर्देश नहीं देंगे। और सर ये क्या है, इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप गिन के आओ
मैं तो बोला, अगर ये भी असत्य है तो आप बोलिए। तो ये सर, ये एमएसएमई बहुत बंद हो गए, ये सबको तो मालूम है, लेकिन सरकार मानती नहीं। और दूसरे तरफ पब्लिक सेक्टर्स, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट्स, पब्लिक सेक्टर्स, पब्लिक रिसोर्सेस, ये अदानी को सौंप दे रहे एक आदमी को। अरे दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, लेवल प्लेइंग ग्राउंड दो ना। तो आप लोग क्या करते हैं सर, उनको जो होना वैसे ही रूल्स बना के एक एडवर्टाइजमेंट निकालना, और ताकि उनको ही मिले ऐसा कर देते हैं। और हम क्या करें भाई, सबसे कम इसमें उन्होंने लिया है, और या नहीं तो ज्यादा है तो सबसे ज्यादा इसमें उनको देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें एक व्यक्ति को, अदानी जैसे पूंजीपति को दिए, जिसको जो 20 अरे सर 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 मैं बात करेंगे तो हम भी डिस्टर्ब करेंगे, बात करने नहीं देंगे सर। यह तरीका है कि हाथ में पब्लिक में खड़े हो जाते हैं, फिर इनके लीडर को बात करने नहीं देंगे हम। देखो, मैं तो पब्लिक सेक्टर के फेवर में हूँ, रहूंगा, और गरीबों के लिए मदद करने का वो एक ही तरीका है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निकाला। और सर मैं एक छोटी सी बात करता हूं, जो गोपाल दास नीरज ने कहा था। क्या कहा था? जो लूट ले कहार की दुल्हन की पालकी, जो लूट ले कहार ही दुल्हन की पालकी, हालत यही है आजकल हिंदुस्तान की। औरों के घर की धूप उसे क्यों पसंद हो, औरों के घर की धूप उसे क्यों पसंद हो, बेची हो जिसने रोशनी अपने मकान की, बेची हो जिसने रोशनी अपने मकान की। ये कब कहा था? हाँ, कब कहा था? कौन से कालखंड में कहा था? ये किसने कहा था? गोपाल दास नीरज ने कहा। दिग्विजय सिंह जी, your chair speaks. Sir, please have some respect. No, I am only trying to find out from the leader of the opposition during which period ये कहा गया था। ये कहाँ का? ये देखो, ये तो He's responding. आज की सरकार पर सटीक बैठता है। नहीं सर, देखो साहब, ये कब कहा गया था? देखो, पब्लिक सेक्टर को जो खत्म कर रहे हैं उनके लिए गोपाल दास नीरज ने ये कहा था। कब कहा? वही बात। हाँ, कौन से साल में कहा? अरे कब कहा? तारीख होना क्या उसको तारीख थोड़ी देते। In which year it has been said? हाँ, ये कब कहा गया है? अरे अगर वो होना है तो मैं किताब आपको भेजूंगा। नहीं, किताब की बात नहीं है। देखिए, नहीं भेजूंगा, मैं झूठ नहीं, मैं नहीं, लेकिन इन बातों पर जय अमिताभ बच्चन जी, प्लीज टेक योर सीट। फिर वो टेक योर सीट। देखिए सर, मैं पूछना मेरा आपसे चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है, एक सेकंड। नहीं सुनिए, एक सेकंड। आप सुनिए। अब 2-4 शेर शायरी हमारे इन्होंने किया, किरण ने, कहाँ से कभी पूछा आप डेट कहाँ है किताब का? I would appeal, sir, and I have said on number of occasions. लेकिन इन बातों पर चर्चा न हो, इसके लिए One second, sir. I have appealed to everyone on number of occasions. One second. Honorable members, I have appealed. सर, आज के सरकार के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, उसके संबंधित ये बात है, और ये मेरा नहीं है, किसी शायर ने ये लिखा है, मैं आपसे पेश कर रहा हूँ।
आप स्वीकार करो या रिजेक्ट करो, लेकिन हमारा आपके खिलाफ ये आवाज रहेगी। शायर ने कब कहा? सर, शायर का दिमाग कब घूमा? शायर का दिल कब पसीजा? वो तो बताइए, ये तो बताइए प्रमोद जी। सर मेरा टाइम जा रहा है। सर, सभापति जी, अल्पसंख्यकों को हिंसा और उत्पीड़न कि प्रमोद मोदी जी की चुप्पी ने बीजेपी के चंद लोगों को नफरत फैलाने की छूट दे दी है। इस भाषा का उन पर उपयोग कोई करते हैं कार्रवाई के लिए। नहीं है। ये तरीका है कोई? मणिपुर, ये यदि किसी के मन में भ्रम मणिपुर है आपके साथ कि चेयर दबाव में आ जाएगी, कुछ भी बोल दोगे, दबाव में नॉट कैसा? एक्सेप्टेबल। ये कुछ भी कैसे? नो, आई विल नॉट अंडरस्टैंड दिस। यू पीपल हैव गॉट इनटू हैबिट एंड द लीडरशिप इज ओवरलुकिंग इट। एक मिनट सर, The leadership सर, of the party is Sir. overlooking such kind of a conduct. सर सुनिए आप You have to have some respect for the chair. Anything and everything. It is my duty as chairman Sir. to ensure that allegations like this cannot be made. You have gone to the अरे extent वो of तो saying सरकार के thousands खिलाफ of है, inquiries. आपके खिलाफ थोड़ी Secondly, है, Chandrasekhar जी, सरकार के खिलाफ है। I have to सुनिए आप, protect everybody, अगर sir. नहीं मानते तो I आपकी have to मर्जी। protect देखो साहब, reputation, particularly of those who अल्पसंख्यकों are not पर with us. हिंसा, उत्पीड़न और मोदी जी All of you will have to बीजेपी के चंद लोगों को नफरत फैलाने की You can छूट take देती है। recourse to any कोई mechanism. कार्रवाई नहीं होती है। I will मणिपुर not permit आप सबका साथ मॉडल का No. सबसे बड़ा उदाहरण है। No. वह हालत नाजुक I बनी will है। not permit. 2023 में उत्तर पूर्व में 243 हिंसक घटनाएं घटी, उसमें 187 सिर्फ मणिपुर में घटी और पिछले साल 258 मौतें हो चुकी है। लेकिन मोदी जी के पास वहां जाने की हिम्मत नहीं है और वो जाना नहीं चाहते। और जिसके पास देश की बात करते हैं, जाकर वहां पर उस झगड़े को मिटाने को नहीं होता। और आप हमको कहते हैं देश में शांति रखो, सभी लोग तो शांत हैं, लेकिन आप क्यों नहीं जा रहे, ये क्वेश्चन है। राहुल जी जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते। दूसरे लोग जा सकते हैं, वहां से हम भारत जोड़ो यात्रा निकाल सकते हैं, लेकिन वहां पर जाके आप अटेंड भी नहीं कर सकते। तो ये आप, मैं अगर कहूंगा तो फिर आप गुस्से में आएंगे। ये डर है उनको, मैं डरपुक नहीं कहता, डर है उनको। और डर हमेशा आदमी को कमजोर बनाता है। आप इसीलिए सर, आपको मौका मिला तो एडवाइस दो एक बार जाके आने के लिए। मैं आपको सर, आप ही नहीं मान रहे मेरा एडवाइस। आप आज क्या क्या कह गए, रात को सोने से पहले चिंतन करना। देखो साहब, मैंने क्या कहा, मैं आपको भाषण का कॉपी ही देता, पूरा आप निकाल के लिए। कोई अगर गलत है तो बात और है। सो SC ST सबका विकास, सबका प्रयास, ये अब वो तो हो गया सबका साथ सबका विकास। ये है सबका विश्वास, सबका प्रयास। क्या प्रयास है? SC ST OBC तो बर्बाद हो गए, उनको शिक्षण की कोई व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है। और आज SC ST के खिलाफ 13% अपराध बढ़े हैं और ST के खिलाफ 14% अपराध बढ़े हैं। और वहीं कन्विक्शन रेट 7% कम हो गए। और ये क्या दर्शाता है कि गवर्नेंस की कमी है। और गवर्नेंस करने वाले अगर ठीक ढंग से नहीं करे
तो बहुत मुश्किल होता, ये लोग और मारेंगे, मर जाएंगे, पीटेंगे, सब कुछ होगा। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, 3 उदाहरण देता हूँ इसके बारे में। पहला, परसों ही अयोध्या की घटना हुई। भागवत कथा सुनने गई दलित बेटी के साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई, उसे आज पूरा देश शर्मसार है। और मैं सर आपको मैं दिखाना चाहता हूं, उनको उनके आंख निकाल दिए, पैर तोड़ दिए और रेप करने के बाद उनका मर्डर भी किया गया। और ये आप पढ़े होंगे, आपके पास आया होगा, लेकिन फिर भी सरकार क्यों चुप है? एक छोटी सी घटना हो गई तो इतना स्टेटमेंट आते हैं हमारे खिलाफ, दूसरों के खिलाफ। क्यों अब आप क्यों चुप बैठे हो? और ये अयोध्या रेप कांड, अत्याधिक खून बहने से हुई थी युवती की मौत, दुष्कर्म के मामले पर पुलिस ने चुप्पी साधी। ये है यूपी का गवर्नमेंट। और यूपी के गवर्नमेंट की सर आप तारीफ मत करो, तारीफ करने से और ऐसे खून खराबे ज्यादा होंगे। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर बोलेंगे मेरे को देखो वाइस प्रेसिडेंट का सर्टिफिकेट मिला, तो ये सर्टिफिकेट लेके वो घूमेगा। तो इसलिए कृपा ऐसे लोगों का आप छोड़ दीजिए। तो और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सेकेंड, जो 22 जनवरी 2025 की खबर है, दलित बैंक कर्मचारी, ये बारात में बारातियों से ज्यादा उसके पुलिस थे, आप पढ़े होंगे। ड्रोन की निगरानी में उसकी शादी होती है और वो क्या बोलते हैं, बारात निकलती है घोड़ी पे। अरे एक दलित आदमी अपनी शादी भी दूसरों के जैसा कर नहीं सकता, घोड़े पे बैठ नहीं सकता, उसकी बारात नहीं निकल सकती। और उसके लिए बाराती कितने लोग थे, उतने ही पुलिस और ऊपर से ड्रोन। ये हालत है, ये है सबका प्रयास। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं ये आपको दूंगा नेक्सर 2 में, ये बातें मेरे पास है। लेकिन ये देखिए दैनिक भास्कर में है, वो बहुत पढ़ते हैं आप, क्योंकि अखबार की बातें, अखबार झूठ है तो झूठ है, मैं छोड़ देता हूं। लेकिन ये हकीकत है, सब में आता है। आप इंटेलिजेंस से पूछ लिए ना, सब मेरे पर भरोसा नहीं आपका, इंटेलिजेंस से पूछ लिए। तो ये दूसरा घटना, मैं ताजे घटने दे रहा हूं, पुराने नहीं। तो ये तीसरा घटना ये है, सासाराम बिहार के सांसद है मनोज कुमार पर जानलेवा हमला हुआ। सासाराम एक रिजर्व सीट से चुन के आए हैं। अगर एक सांसद का ये हाल है तो आप सोचिए कि किस ढंग से ये यहाँ पर सियासत हो रही है और वो चल रहे हैं। और मैं आपसे ये विनती करूंगा, यही सबका विश्वास, क्या यही सबका प्रयास? ये तो ऐसा प्रयास हो रहा है कि दलितों को खत्म करने का प्रयास हो रहा है, महिलाओं को रेप कर रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि पेपर में आए सो सभी बात अगर झूठ है, कोई भी पेपर मत पढ़ो, मत पढ़िए आप। हम जो पढ़ते हैं अगर सत्यता है तो फोन करके हमारे वहाँ के अध्यक्ष को पूछते हैं, वहाँ के डीसीसी प्रेसिडेंट को पूछते हैं और दूसरे कार्यकर्ताओं को पूछते हैं। पूछने के बाद ये ऑथेंटिसिटी आप जो कहते ना साहब, वो मिलने के बाद ही मैं बोलता हूं, नहीं तो नहीं बोलता। सर दूसरी बात ये है
कि आरटीआई से मिली सूचना ये बताती है IITs, IIMs 80% से ज़्यादा और कुछ जगह 90% तक फैकल्टी जनरल कैटेगरी से है। वहाँ कोई रिजर्व कैंडिडेट नहीं है, बैकवर्ड कैंडिडेट नहीं है, वहाँ कोई भी नहीं, सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स 80 to 90% है। और ये तो राइट टू इंफॉर्मेशन से बात कर रहा हूं मैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप ऑथेंटिसिटी पूछते, इसके लिए मैं बोला भाई राइट टू। भाषण के बाद डायरेक्शन दूंगा, आप कंटिन्यू कीजिए। तो सर, SC ST OBC को उच्च शिक्षा और नौकरियों के संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। यह पूरी साजिश है और इन लोगों को अंधेरे में रखना, उच्च शिक्षण से अलग करना, ये आज के बीजेपी सरकार में हो रहा है। मैं दावे से कहूंगा कि ये लोग इनको खत्म करना चाहते हैं, शिक्षण से वंचित करना चाहते हैं। जो मनु ने लिखा उसका प्रूफ वो लोग कर रहे हैं। सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IITs, IIMs, IIITs, ये सब इसी तरह से चल रहे हैं। वो भी मैं आपको दूंगा, लेकिन आप बोलेंगे वो भी पेपर का है, लेकिन पेपर का नहीं है, वो RTI से निकाले हुए आंकड़े। हाँ, अरे कोई भी रहने दो, अरे कोई भी रहने दो, अगर नहीं है तो बात और है, लेकिन जो गलत है गलत मैं करूंगा। बैठो बैठो, अगर जो गलत है। हाँ, तुम मनुवादी हो तो सर, आप स्कॉलरशिप बंद कर रहे हैं, SC ST और OBC छात्रों का स्कॉलरशिप में कटौती की है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद करें। ये क्या है साहब? ये विकास है सबका, ये प्रयास है उनको आगे बढ़ाने का। और 2015 सुनिए आप, 61,000 से अधिक एडेड स्कूल्स बंद हो गए। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये हाल है। 61,000 से अधिक एडेड स्कूल बंद हो गए। उत्तर प्रदेश में 27,000 सरकारी स्कूल बंद करने का काम चल रहा है। और स्कूल रैशनलाइजेशन नीति से 50,000 और स्कूल बंद किए जाएंगे, रैशनलाइजेशन। तो बीजेपी सरकार पूरे शिक्षा तंत्र पर कब्जा करने में, UGC रेगुलेशन में सरकार चाहे किसी को भी वाइस चांसलर बना सकते, और राज्यों का अधिकार गवर्नर को सौंप दिया गया है। और ये सरकार ऐसी है, चुनी हुई सरकार की बात कम सुनती है, गवर्नर की ज्यादा सुनती है, और गवर्नर को यहाँ के सिखा के भेजता। सर, आप नहीं सुनते थे वो बात और है, लेकिन यहाँ जो है तो गवर्नर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ये लड़ाई तमिलनाडु में चल रही है, ये लड़ाई ये इसमें अपने तेलंगाना में चल रही है, ये लड़ाई अपने कर्नाटक में चल रही है, ये लड़ाई अपने केरला में चल रही है। सर, अब क्या वेस्ट बंगाल में भी चली, अभी भी चल रहा है। तो नहीं, आपके जमाने की बात नहीं करूँगा, आप अध्यक्ष हैं, मैं नहीं करूँगा, वो पाप मैं नहीं करूँगा। आप यहाँ इसलिए नहीं करेंगे, हाँ? क्योंकि जब मार्गरेट अलवाजी मेरे खिलाफ प्रतिद्वंदी थी, हाँ, तो उन्होंने आपका समर्थन नहीं किया था। आपका समर्थन नहीं किया था, मेरा किया था। अच्छा, ठीक है। आप देखो साहब, आप तो मैं बोलना पड़ता, आप तो हरफन मौला है फिर। हाँ, आप दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं, हाँ, और ऐसा बोलना पड़ता है मुझे, साहब तुम्हारा रंग कैसा है, तुम्हारा नहीं, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा है, जो मिला है वैसा हूँ। तो
आप सबको घुमा देते हैं। तो इसलिए सर फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म कर रहे हैं लोग। देखो डेमोक्रेसी है, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, कोई भी यहाँ पर शाश्वत नहीं रहेगा, लेकिन एक गलत प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। गलत अगर हम आज करें वही चलेगा आगे भी, उससे देश को नुकसान है, उससे लोकतंत्र का नुकसान है, उससे कोई भी हमारे संविधान को तोड़ मरोड़ के कुछ कर सकता है। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि हर जगह जो गवर्नर हावी हो गए हैं अपने लोकल गवर्नमेंट पे, ये अच्छा नहीं है। और मैं देख रहा हूँ कोई 8 दिन, कोई 10 दिन, 6 महीने तक फाइल्स आते नहीं, गवर्नर के पास गए, कोई नॉमिनेशन है आता नहीं, जब तक यहाँ से वहाँ पर क्लियरेंस नहीं मिलता वो आता नहीं। मेरे को समझ में नहीं आया। मैं भी जब विरोध पार्टी की वहाँ मेरी गवर्नमेंट थी, मैं था उसमें, तो गवर्नर जनता पार्टी के थे, हम कोई प्रपोजल भेजे वो जल्दी आती थी, ठीक ढंग से आती थी। कोई ऐसी आज जो चल रहा है क्वारी भेज के भेजना अननेसेसरीली, ये गवर्नर रूल नहीं करना, जो जनता ने चुनी हुई सरकार है उसकी बात सुनना, ये मेरा विनती है आपसे। और ये जब नहीं करेंगे फेडरल सिस्टम को अब खत्म कर रहे हैं। दूसरी बात ये है सर, और गवर्नर्स आजकल जनता का काम कम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा कर रहे हैं। तुम सताओ, ठीक है सताओ, तो ये क्या है, मेरे को इससे मैं तो नाराज हूँ, लेकिन हमारी नाराजगी तो आप सुनते नहीं। लेकिन जनता की नाराजगी है, जिन्होंने लाखों वोटों से उनको चुन के लाया। और एक सर, ये निजीकरण से भी क्या हो गया है पब्लिक सेक्टर। मैंने पहले ही कहा कि ये लोगों को, खासकर SC/ST लोगों को नुकसान हुआ, और आज उनको नौकरियां खत्म हो गई। 1,30,000 नौकरियां उनको मिलने का वो नहीं मिल रहे। तो अगर आप 2 रोटी चावल देंगे, कुछ तो मैं 2,000 रुपये दूंगा, ये भी कहेंगे, लेकिन कायम नौकरी, परमानेंट नौकरी, ये उसको 40-50 साल तक उसको कायम नौकरी मिलती है, उसके बाल बच्चे को वो पाल सकता है, विद्या दिला सकता है। इसीलिए वो नौकरी भर्ती करने की जरूरत है। सिर्फ उपदेश करने से फायदा नहीं, तुम्हारे हाथ में जो है वो पहले करो, उसके बाद में भाषण देते जाओ। सर, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स आज कम से कम 46% नौकरी पे है, और लैटरल एंट्री जो है इसके, ये भी तो कहीं से कहीं ला रहे हैं, और तो क्वालिफिकेशन नहीं हो रहा। अब भाई मेरे जमाने में हुई, ठीक है हो गई, लेकिन तुम सुधारो ना, तुमको कौन बोला ना को सुधारो। और सर मैं आपसे ये करूंगा, ये लैटरल एंट्री बड़ा डेंजरस है, कि क्योंकि ये IAS ऑफिसर की जगह बैठ रहे हैं, और ये यूनिवर्सिटी में भी अपॉइंट कर रहे हैं। अगर वो गवर्नर को जो अपॉइंट करने का भी अभी जो निकला है, अगर कोई स्किल डेवलपमेंट के तहत, आपने तो ये बताया कि स्किल डेवलपमेंट के लिए जो आदमी जहाँ फिट होता उसके लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो गवर्नर को कुछ मालूम ही नहीं होता, ऐसे आदमी को अगर किसी वहाँ पर, मैं क्या कहूँ अब, जिसको उसका क्वालिफिकेशन ही नहीं, उसको वाइस चांसलर बनाने जा रहे हैं आप, तो लैटरल तो है, लेकिन गलत आदमी को लोग रहते हुए, अवेलेबल पीपल, क्वालिफाइड पीपल,
if they are there, why you are going for lateral entry? क्योंकि SC, ST बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए उनको वाइस चांसलर नहीं बनना चाहिए, उनको प्रोफेसर नहीं बनना चाहिए। इसीलिए आप ये सारे चीजें कर रहे हैं और इससे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी है। और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर एम्प्लॉयमेंट आप देते जा रहे हैं और ये सोचते, फिर मैं बोलूँगा तो लोग, चंद लोग उधर उठेंगे कि मैं मनुस्मृति की सोच आपकी है अगर कहता हूँ, लोग झट से उठते हैं उधर, क्योंकि वो मनुवादी के सपोर्टर हैं, तो उठना ही पड़ता है, उठ सकते हैं। सर, आज मनुस्मृति के वजह से जिन महिलाओं को आज हमारी माताजी जो फाइनेंस बजट रखी कल, हाँ अच्छा ठीक है, हाँ, रेस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर, अगर जो बजट आज पेश की वो संविधान की देन है, मनुस्मृति की देन नहीं है। ये मनुस्मृति देखो, औरतों को कोई हक नहीं देना, शूद्रों को कोई हक नहीं देना, इसमें लिखा हुआ है। अगर कोई आज फाइनेंस मिनिस्टर बने, कोई एजुकेशन मिनिस्टर बने, कोई ये बने, तो ये देन है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो संविधान बनाया उसके तहत मिला, और हम लोगों को भी बोलने का अधिकार मिला, आज संविधान की वजह से मिला। तो इसीलिए सर, ये मनुवादियों का मत सुनिए, कम से कम अब तो जो हो गया, आगे का रास्ता देखेंगे क्या होता है। तो दूसरी चीज, मैं आपको जाति जनगणना, इसके बारे में, जाति जनगणना के बारे में इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जाति जनगणना अगर एक बार हो गई तो सबकी हालात, मासी हालात मालूम है, और कौन से स्टेज में कौन सी कम्युनिटी है, उसका फायदा अपने को मिलता है, और जिसको सहूलत हम देना है उसको हम सहूलत दे सकते हैं। इसीलिए ये जाति जनगणना कर रहे हैं। ये किसी और को छेड़ना, किसी को अपमान करना, किसी के, इसलिए नहीं। बैकवर्ड क्लासेस जिनको आज बहुत बैकवर्ड में फिर बैकवर्ड है, मोस्ट बैकवर्ड, तो इनकी सब हालात मालूम होगी। तो इसीलिए हमको एक योजना करने में, स्कीम बनाने में उसका फायदा होगा, इसलिए कर रहे हैं। और एक साहब, अब तो ठीक है, मैं तो आपको सारी चीजें बताया, अब तीन ही बताऊंगा आपको, जय बापू, जय भीम और जय संविधान, ये तीन बात करके मैं खत्म करूंगा। उसीलिए आप सर, गांधी जी, दुर्दैव की बात है कि इस प्रेसिडेंशियल स्पीच में सर मैं तो नहीं देखा, सर आप बहुत पढ़ते हैं, शायद आपको मिला होगा, गांधी जी के कोई कार्यक्रम है साहब? हाँ है, की सरकार मानने वाले हाँ, मुझे क्योंकि आप बारीकी से पढ़ते हैं, इसीलिए पूछा कि मेरे को आजकल बड़ा चश्मा होना पड़ता, इसीलिए मेरे को नहीं मिला हो। तो अगर आपको मिला गांधी जी के बारे में और मनरेगा के बारे में, आप जवाब उनसे मांग रहे हैं, मेरे से मांग रहे हैं? हाँ, आप जवाब उनसे मेरे से मांग रहे हैं? महात्मा गांधी नहीं, आप जवाब मेरे से मांग रहे हैं, इनसे मांग रहे हैं? महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिसकी फोटो सबसे पहले हमने पार्लियामेंट में लगाया। अब आज आप सावरकर की फोटो लगा रहे हैं, वो बात और है, और गोडसे की पूजा करते हैं, वो बात और है।
तो सर, जब सर उनको इतना महत्व दिया जाता था बाबा साहब का, तो जब वो साउथ अफ्रीका से लौटे तो हर वक्त उनका डाक निकलता था। तो कई चंपारण का, कई सत्याग्रह, क्विट इंडिया, ये सारी जो सारे समय पे उनके डाक चिट्ठी निकलती थी। लेकिन आज महात्मा गांधी जी गायब है आपके बजट में, उनका नाम नहीं। मनरेगा तो उसको महात्मा गांधी के नाम से ही हम रखे थे, और इसीलिए आपने कम किया कि 86,000 करोड़ पहले था, आज भी वैसा ही है जैसा कि झील के पानी, क्या बोलते हैं वो, झील के जैसे ठहरा हुआ पानी के जैसे। तो ये मेरे को समझ में नहीं आया, गांधी जी के विचार को मानने वाले लोग और खुद बार बार बात करते हैं, आपने ना भारत छोड़ो आंदोलन में उनका मदद किया और अंग्रेज को मदद किया था उस वक्त। और याद रखना जरूरी है, हिंदुस्तान स्वतंत्र करने के लिए अरे सुनो भाई, सर हेडगेवार ने संघ के कई कार्यकर्ताओं को आजादी की लड़ाई में शामिल न होने का सुझाव देते हुए कहा था, तुम्हारे परिवार की देखभाल कौन करेगा। गोलवलकर ने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखा था, इस समय भी संघ का निरंतर कार्य चलना चाहिए, आंदोलन के बारे में मत सोचिए। ये गोलवलकर गुरुजी बोले, वो हेगड़ेवार बोले। गलत नहीं, मैं देता हूँ, वो भी मैं देता हूँ। सावरकर के बारे में और उनके बारे में क्या लिखा है सर, ये नया कली निकला है, आप पढ़े होंगे, और वो कौन लिखा है वो भी बोलता हूँ सर। और उसके बाद में गांधी जी तो 2338 दिन जेल में थे, नेहरू जी 3259 दिन जेल में थे। आपके लोग कितने थे, कहाँ थे, कितने करें? तो आप जेल नहीं गए, लड़ाई नहीं लड़े, जाने वालों को भी रोक दिए। ऐसी है सरकार, ऐसी है पार्टी है, ये लानत है। और ऊपर से हम देशभक्त हैं, हम देश को बचाने वाले। अरे देश को तो क्या बचाए थे, तुम देश के लिए फाइट भी नहीं करे हैं। और अब क्या हो गया, अब तो देश का बचाने का तो छोड़ो, देश को बेचने वाले बन गए हैं। सर मैं और एक बात कहना चाहता हूँ। 2014 में बीजेपी के नेता लोग ये समझते हैं कि आज़ादी 2014 में मिली, जब मोदी जी चुन के आए उसी वक्त देश को आज़ादी हुई। ये उनके लोगों का कहना। और आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत कहते हैं 2024 में राम मंदिर बनने पर मिली आज़ादी, वो कहते। तो ये उन्होंने ये कहा, और तो सभी शहीदों स्वतंत्रता सेनानियों का यह अपमान है, गांधी जी का अपमान है, नेहरू जी का अपमान है। और जो लोग आजादी के लिए उन सब का अपमान है। इसीलिए मोहन भागवत अपने शब्द को वापिस लो, मोदी साहब अपने शब्द को वापिस लो, और देश को आजादी हमने दिलाई 15 अगस्त 1947 में। सर और एक, जिस दिन
मोदी जी के न्यू इंडिया में 30 जनवरी को गांधी को नहीं गोडसे को याद किया जाता है। गांधी जी की शहादत पर जश्न मनाया जाता है और 1948 में जो हुआ 2025 के हिंदुस्तान में यही हो रहा है। सर, मैं आपसे 2 चीजें रखूंगा आपके सामने। एक है जो जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई किसने जश्न मनाया, आप जरा पढ़ लीजिए। और 4 फरवरी 1948 को एक चिट्ठी सरदार पटेल लिखा। क्या लिखा? गांधी जी की मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया और मिठाई बांटी, उससे ये विरोध और भी बढ़ गया। इन हालात में सरकार की आरएसएस के खिलाफ कदम उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए मैंने ये किया। ये पंडित हमारे सरदार पटेल जी की भाषा है, मेरी नहीं है। और दूसरी 14 फरवरी 1948 को नेहरू जी ने यह कहा था, हमें मिलजुल कर रहते हुए भीषण सांप्रदायिकता के उस विषय का नाश कर देना चाहिए जिसने हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला। और एक बार पढ़ता हूं, उस विषय का नाश कर देना चाहिए जिसने हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला। उन ताकतों जड़ से खोद कर उखाड़ देना चाहिए। गांधी जी की हत्या पर समारोह करने वाले भारतीय कहलाने वाले का भी हक उनको नहीं है। ये नेहरू जी का कहना है। ये गोडसे के लोगों के लिए, आरएसएस के लिए, जो गांधी को मारा था, मिठाई बांटी थी, रास्ते पे नाच रहे थे, उनके लिए ये 14 फरवरी 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। और जो लोग गांधीवाद को मिटाने का काम कर रहे हैं, उनको बताना चाहूंगा कि गांधी जी के विचारों को कोई मिटा नहीं सकता। सर, मैं यही कहूंगा कि अब जय भीम पे आऊंगा। तो जय भीम का तो आपको मालूम है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के संविधान लिखा और गरीब लोगों के लिए उन्होंने बहुत अपनी श्रद्धा से काम किया। लेकिन ये हमेशा यहाँ उठता है साहब एक सवाल, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान तुमने किया और कांग्रेस वालों ने किया। साहब, उसका असल अपमान अगर किसी ने किया तो शाह साहब ने किया, जो अम्बेडकर 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 बोल के उन्होंने किया। और आप हमको बोलते हैं। सर, 18 जनवरी 1952 को लिखे गए एक पत्र में बाबा साहब खुद अपने हैंडराइटिंग से लिखे हैं। नहीं होता अपने हैंडराइटिंग से लिखा है। उसमें अरे देखो भाई, देखो अपने हैंडराइटिंग से ये पत्र लिखा है। ये पत्र 18/1/52 अपने दोस्त को कमलाकांत को उन्होंने पत्र लिखा और ये कहा उन्होंने कि मुझे जो हराए गए वो लोग कौन है। मैं क्षमा चाहता हूं, किसी पार्टी को अगर धक्का लगा तो
जब मुझे माफ करना, लेकिन फैक्ट्स जब हम सामने रखते हैं तो एक इनको अपने दोस्त को उन्होंने खत लिखा, माय डियर कमल खान, मैं वो सब नहीं पढ़ता। Askar, who was here recently, told me that the plot to defeat me was hatched by Dange and Savarkar, who was inflamed by my proposal to partition Kashmir. He said that was revealed to him by Sangolkar. Whatever the cause, we must acknowledge the following facts. बाकी तो अरे सावरकर और डांगे ने उनको हराया और बोल रहे हैं कि कांग्रेस हराई। कांग्रेस तो अपोजिशन, कांग्रेस एक पार्टी थी, बाबा साहब अम्बेडकर की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी और वहां पर दोस्ती थी कम्युनिस्ट की, सोशलिस्ट की और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की। और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का कैंडिडेट बाबा साहब अम्बेडकर डिफीट होते हैं, डांगे इलेक्ट होते हैं और डांगे को इतने वोट मिलते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर, वो वोट अगर अम्बेडकर को मिलते उसमें से तो वो इलेक्ट होके आते, क्योंकि वो डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी थी, डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी। और डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा कानून है, अगर जनरल इलेक्शन में अगर जनरल कैंडिडेट को ज्यादा वोट अगर मिले तो रिजर्व कैंडिडेट को अगर ज्यादा वोट मिले तो वो इलेक्टेड फर्स्ट, सेकंड इलेक्शन इसमें और दूसरा शेड्यूल कास्ट, यानी 2 शेड्यूल कास्ट इलेक्ट होते थे अगर वोट ज्यादा में। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अम्बेडकर को डालने के वोट उन्होंने डांगे को ही डाल दिया और एक कोई पार्टी का नेता है उसको दिया। ये कौन प्लॉट बनाए? ये सावरकर जी ने बनाया। अब पढ़ो, मालूम होता है आपको क्या है। सर तो उसके बाद सर मैं वही मेरा अभी भी डिमांड है, तो आप मानते या न मानते वो बात और है, थोड़ा तो मानने का कोशिश कीजिए। 17 दिसंबर 1924 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं अभी आपके सामने कहा अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता था। मैंने उसी, अगर ये मानसिकता है, ये बाबा साहब के बारे में उनका ये विचार है, तो मैं कंडेम करता हूं। नॉट ओनली कंडेमिंग, लेट हिम रिजाइन। उस पोस्ट में रहने के लायक नहीं है जो व्यक्ति दलितों का भगवान जिसको माना जाता है, इस देश के संविधान को जिसने बनाया, सबको समानता का हक दिया, सबको इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ऐसे शब्दों का जो संविधान में डाल के सबको समानता का संदेश दिया, तो उसी लिए ये लोग, मैं आपको ये कहता हूं कि उनको तो रिजाइन करने की आवश्यकता। अरे पब्लिक डोमेन में जो है वही बोल रहा हूं मैं झूठ या असत्य बोलने नहीं जाऊंगा। सर और एक बात बताता हूं। प्रोविजनल पार्लियामेंट में हिंदू कोड बिल पर डिबेट देखी, आपको समझ में आएगा। श्याम प्रसाद मुखर्जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया था। क्या किया था कि उन्होंने ये बोला था हिंदू कोड बिल ये हमारे समाज के खिलाफ है, मनु के खिलाफ है, और औरतों के लिए, महिलाओं के लिए आप जो इसमें हिंदू कोड बिल में दिए, इसको हम कभी नहीं मानेंगे।
ये कोड अपने पास रख लो, हो गए तो हम ऑनरी डिग्री देंगे आपको। ऐसी बात है बाबा साहब अम्बेडकर का। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने बुलट के कहा, तुम्हारी समझ कम है, तुम्हारी समझ कम है, तुम जो अल्कोहलिक लोगों के साथ फिरते हो वैसी तुम्हारी मानसिकता है, इसलिए मैं मानता नहीं। ये उन्होंने कहा था। ये बातचीत तुम डिबेट में पढ़ो ना भाई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। तो इसीलिए सर उन्होंने सभी लोग इन्होंने विरोध किया, फिर भी ये शुक्र है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको 4 पार्ट में, सर आपको तो मालूम है ना, हिंदू कोड बिल फिर 4 पार्ट में आया, 4 पार्ट में पास हुआ। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया और आज हमारे महिलाओं को और हर सिटीजन को उसका लाभ मिल रहा है। तो मैं इतना ही कहता हूँ कि ये आरएसएस के लोग ये बाबा साहब का पुतला जलाए, गांधी जी का जलाए, नेहरू जी का जलाए, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो पुरजोर तरीके से ये कहूँगा कि वो माफ़ी मांगे, अपना पद छोड़ दे, ताकि ये बता दे कि उन्होंने कितना अन्याय दलितों के ऊपर किया है और किस भाषा में किया है। उसके अलावा पंजाब में अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ दिए, उसी तरह से यहाँ पर जो मूर्तियाँ सामने था उसको हटा के एक पीछे कर दिए, गांधी जी का भी पीछे कर दिए। अरे क्या मिलने वाला है आपको? सब ये मूर्तियां हटा कर तुमको क्या मिलने वाला है? तुम तो बनेंगे नहीं। लेकिन जो बना है, जो देश माना है, उसकी मूर्ति अगर है तो आपको क्या दर्द है? वही भी क्या बोलते हैं, कभी भी उठ के अंबेडकर की मूर्ति तुम, अरे वो तो 2 अप्रैल 1967 में कांग्रेस पार्टी ने लगाई थी वहां, तुम नहीं। हम सब उसके लिए लड़े थे 62 में, जब हमारे सर आपको मालूम है अपने जो पंजाब के स्पीकर थे हुकुम सिंह उस वक्त, और राधा कृष्णन वाइस भी उस वक्त वो लगी थी, इनके वक्त नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, गड़बड़ में कुछ भी बोलने मत जाओ, जरा सुधार लो अपने आप को। जोश में आकर तुम होश खो लेते हो और अपनी बात भूल जाते हो, सत्यता क्या है इसके आगे पीछे ये नहीं देखते। तो इसीलिए मैं आखिरी में ज़्यादा और कुछ नहीं बोलता, क्योंकि अब समय भी खत्म होते आ रहा है। तुम उधर देख रहे हो, हमारे पीछे के लोग मेरे तरफ देख रहे हैं। आपकी पार्टी का अब भी 23 मिनट बाकी है। हाँ, अब भी आपकी पार्टी का 23 मिनट बाकी है। नहीं, आप इतने उदार हो, हाँ। टाइम को भी पाबंदी लगाते हैं। हमारे पार्टी को मैं जो गलती किया हूँ उनको क्यों सजा देते? हाँ, उनको जो देने का है दो मुझे। सर, मैं मोदी जी के 10 झूठ बोलकर मेरे भाषण को खत्म कर दूं। एक, ये सत्य ही बोल रहा हूँ, सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलता। सर 2014 में बोले पहला जुमला, विदेश से काला धन आएगा, सबको 15 लाख मिलेगा। बोला या नहीं बोला? नहीं, उधर के लोग नहीं बोल रहे। सर दूसरा जुमला, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। बोला या नहीं बोला? तीसरा जुमला, पेट्रोल डीजल की कीमत कम करूंगा। बोला या नहीं बोला? बोला। सर चौथा जुमला ये क्या है, 2022 से तक उन्होंने 2022 में बोला मैं गंगा पूरा क्लीन करूंगा, साफ करूंगा। इसके लिए वो तो साफ करने का गया और तुम इतने लोग जाकर गंदगी किए
उसके ओर से और भी गंगा गंदी होगी, क्योंकि पापी लोग जाने से, श्रद्धालु नहीं। श्रद्धालु तो भक्ति से आते हैं। ये पॉलिटिकल लीडर्स है ना साहब, ये वो बहुत, इनकी गंदगी धोना बड़ा मुश्किल है। सर, 5वां जुमला, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द जमीन पर उतरेंगे, ये 5वां झूठ। और 6ठा जुमला, मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग में 2022 तक 10 करोड़ नई मैन्युफैक्चरिंग नौकरियां, बोला है नहीं बोला? और 7वां जुमला, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी, बोला या नहीं बोला साहब? आप तो बोलिए, आप बोलिए साहब, आप बोलिए जरा। वाह नहीं सर। 8वां जुमला, नोटबंदी के बाद उन्होंने कहा, मित्रों मुझे सिर्फ 50 दिन दे दो, अगर मेरी कोई कमी रह जाए तो आप जिस चौराहे पर कहोगे मैं खड़ा होकर देश की जनता जो सजा देगा उसको मैं स्वीकार करूंगा। बोला या नहीं बोला? बोला। सर, 9वां जुमला, 2022 तक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलेगी। चल गई? नहीं चली। सर, 10वां जुमला, सभी किसानों को पीएम किसान का फायदा देंगे, ये उन्होंने 10वां जुमला। नहीं मिला। सर, 11वां जुमला, भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारत वापस लाया जाएगा और देश के लोगों को सौंपा जाएगा। लाए? नहीं सर, ये 11 झूठे मेन है, बता रहा हूं मैं। 11 जो उन्होंने जुमले बोले थे, ये तो सच है ना साहब? ये मैं ऑथेंटिकेट क्या करूं, आप तो सुने। तो ऐसे जो जुमले देकर देश को जो फंसा रहे हैं, उनको आप नसीहत सिखाना चाहिए और उसके लिए आप लोग कहना चाहिए। और आखिरी में मैं ये बात करके अपने बात को समाप्त करूंगा, और ये बात एक ही करूंगा मैं, नफरत के ठेकेदारों, हिंसा के पैरवीकारों, कह दो गांधी जी डटे रहेंगे, कह दो गांधी जी डटे रहेंगे, इनके मारे नहीं मरेंगे, इनके मारे नहीं मरेंगे। ये जितना भी जोर लगा ले, दिल दिमाग में विष फैला दे, गांधी अपना काम करेंगे, इनके मारे नहीं मरेंगे, इनके गाने नहीं मरेंगे। इतना कह के मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।